नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी में। दोस्तों आज हम 300 से अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों चाहे किसी भी प्रकार की एग्जाम हो, पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहे तथा सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखते रहिए। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के हमारे प्रथम क्वेश्चन पर। दोस्तों आज का हमारा प्रथम क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों भारतीय संविधान का गठन वो कब किया गया था? जुलाई 1946 में वो भारतीय संविधान का वो गठन किया गया था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब गठित की गई थी। तो दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक वो कब गठित की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को है वो संविधान सभा की वो पहली बैठक है वो गठित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी। तो दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक है वो नई दिल्ली में हुई थी। तो अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। तो दोस्तों भारत की संविधान सभा है वो कैबिनेट मिशन के अनुसार है वो गठित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में अस्थायी सदस्य के रूप में किसे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को वो संविधान सभा में वो अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। तो अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों संविधान सभा में वो महिला सदस्यों की संख्या वो कितनी थी? 12 थी महिला सदस्यों की संख्या। तो अगला क्वेश्चन है, किस रियासत के सदस्य संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा हैदराबाद रियासत के सदस्य वो संविधान सभा में वो सम्मिलित नहीं हुए थे। तो अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों संविधान सभा में अनुसूचित जनजातियों की संख्या वो कितनी है? अनुसूचित जनजातियों की संख्या वो 12 है। तो अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में स्थायी सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों संविधान सभा में स्थायी सदस्य के रूप में वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वो नियुक्त किया गया था। तो अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की कार्यवाही कब शुरू की गई थी। तो दोस्तों संविधान सभा की कार्यवाही कब शुरू की गई थी? 13 दिसंबर 1946 के वो संविधान सभा की वो कार्यवाही शुरू की गई थी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है ये संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। तो अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था। तो दोस्तों जो संविधान सभा में जो भीमराव अंबेडकर है उसका निर्वाचन है वो कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से वो भीमराव अंबेडकर का वो निर्वाचन हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है, किस देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था। तो दोस्तों देश विभाजन के बाद वो संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? 31 अक्टूबर 1947 को वो देश विभाजन के बाद वो संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया था। तो अगला क्वेश्चन है, देश विभाजन के बाद संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों देश के विभाजन होने के बाद वो संविधान सभा में वो देश सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299 सदस्य संविधान सभा में थे। तो अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों संविधान सभा के जो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो संविधान सभा के संचालन समिति के वो अध्यक्ष थे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों संविधान सभा की जो झंडा समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर JB कृपलानी है ये संविधान सभा की झंडा समिति के वो अध्यक्ष थे। तो अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन पर बहस हुई। तो दोस्तों जो संविधान का जो प्रारूप बना हुआ था उस पर कुल
114 दिन तक बहस हुई, इसके बाद वो संविधान का प्रारूप वो तैयार हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो दोस्तों हमारे संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का वो समय लगा था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया था? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, संविधान सभा द्वारा संविधान को वो 26 नवंबर 1949 को वो संविधान को पारित किया गया था। तो अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों संविधान सभा का जनक किसे कहा जाता है? संविधान सभा का जनक किसे कहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा का जनक कहा जाता है। संविधान का जो प्रारूप है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था, इसीलिए भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान है वो पूर्ण रूप से कब से लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 से वो हमारा संविधान है वो पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। तो अगला क्वेश्चन है, संविधान में मूल रूप से कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो दोस्तों हमारे संविधान में है वो मूल रूप से 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ हमारे संविधान में सम्मिलित थी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? तो दोस्तों वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ? 12 अनुसूचियाँ हैं। पहले वो 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अब वर्तमान में वो संविधान में 12 अनुसूची सम्मिलित है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, संविधान सभा की अंतिम बैठक है वो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की वो अंतिम बैठक हुई थी। तो अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना गया था? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वो राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना गया था? वो संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वो राष्ट्रपति चुना गया था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों संविधान की कुंजी किसे कहा गया है? हमारे संविधान की जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसे ही वो संविधान की कुंजी कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द कब जोड़े गए थे? दोस्तों संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता ये तीनों शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में वो ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो दोस्तों जो हमारे संविधान में लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष से 6 वर्ष बढ़ाकर वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और विधानसभा की कार्य अवधि को पुनः 6 वर्ष से 5 वर्ष के लिए किस संविधान संशोधन? तो दोस्तों पहले लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल वो 5 वर्ष से 6 वर्ष था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन में वो क्या हुआ था, जो संविधान सभा का जो लोकसभा और विधानसभा की कार्य अवधि को 6 वर्ष से 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था और इसके बाद में वापस है वो 6 वर्ष से वापस 5 वर्ष कर वो किस संविधान के द्वारा किया गया था? 44वें संविधान के द्वारा वापस है वो 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया था। तो अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो दोस्तों मिनी संविधान है वो किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को वो मिनी संविधान है वो कहा जाता था, क्योंकि दोस्तों इसमें वो बहुत संविधान में बदलाव हुआ था, इसीलिए इसे मिनी संविधान है वो कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति 62 वर्ष से 60 वर्ष कर दी थी? तो दोस्तों 41वें संविधान संशोधन के द्वारा वो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की वो सेवानिवृत्ति 62 वर्ष से घटाकर वो कितनी कर दी गई थी? 60 वर्ष कर दी गई थी। पहले 62 वर्ष थी, उसके बाद में 41वें संविधान संशोधन के द्वारा घटाकर वो 60 वर्ष कर दी गई थी। तो अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी?
तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन के द्वारा है वो मतदान की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर है वो कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई थी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन के बाद बनाया गया था। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, दिल्ली को वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है वो किस संविधान संशोधन के बाद बनाया गया था, 69वें संविधान संशोधन के बाद में वो दिल्ली को वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है वो घोषित किया गया था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार है वो अमेरिका संविधान से वो मौलिक अधिकार है वो लिए गए हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों जो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है वो कहाँ से लिया गया है, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों जो हमारे संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ किस देश के संविधान से लिए गए, वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। तो अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया वो ली गई है। अगला क्वेश्चन है, संसदात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया है। तो दोस्तों संसदात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता है वो ब्रिटेन से वो लिया गया है। और दोस्तों हमारे देश में वो एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों वित्तीय आपातकाल है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संविधान संशोधन से मिला। तो दोस्तों दिल्ली को जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा वो 69वें संविधान संशोधन के बाद में मिला था। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किस अनुसूची में है। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है वो प्रथम अनुसूची में है। तो अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है वो 7वीं अनुसूची में वो किया गया है। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों वेतन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। तो दोस्तों राष्ट्रपति और राज्यपाल और जो राज्य व्यवस्था के जो विभिन्न पदाधिकारी है जो उनका वो वेतन भत्ते का जो उल्लेख है वो किस अनुसूची में किया गया है, संविधान की 2री अनुसूची में वो उनके वेतन और भत्ते का उल्लेख किया गया है। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। तो दोस्तों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अन्य पदाधिकारी है उनके शपथ ग्रहण का उल्लेख है वो 2री अनुसूची में किया गया है। 2री अनुसूची में जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अन्य अधिकारी है उनकी शपथ का उल्लेख है वो किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, जो भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है वो 8वीं अनुसूची में किया गया है। तो अगला क्वेश्चन है, मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी। तो दोस्तों मूल रूप से जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाओं की संख्या कितनी थी, 14 मूल भाषाएं सम्मिलित थी। तो अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य की शक्तियों बंटवारे को लेकर कितनी सूचियां हैं। तो दोस्तों केंद्र और राज्य की जो शक्तियां उनके बंटवारे को लेकर वो 3 सूचियां हैं। वो कौन कौन सी है, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। ये 3 सूचियां केंद्र और राज्य की शक्तियों बंटवारे को लेकर है। तो अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची का प्रावधान किस राज्य के लिए नहीं है। तो दोस्तों समवर्ती सूची का प्रावधान है वो जम्मू कश्मीर राज्य के लिए वो समवर्ती सूची का प्रावधान नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है, मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में कब सम्मिलित किया गया था।
तो दोस्तों मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में कब सम्मिलित किया गया था? 2004 में वो मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 9वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया था? तो दोस्तों 9वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया था? 1951 में प्रथम अनुसूची के द्वारा वो 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। तो अगला क्वेश्चन है राज्य के द्वारा भूमि अधिग्रहण किस अनुसूची से संबंधित है? तो दोस्तों राज्य के द्वारा भूमि अधिग्रहण है वो 9वीं अनुसूची से वो संबंधित है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है पंचायती राज से संबंधित कार्यों के प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो दोस्तों पंचायती राज से संबंधित प्रावधानों का जो उल्लेख है वो 11वीं अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन है 12वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया था? तो दोस्तों 12वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया था? 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा वो 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्था से संबंधित कार्यों का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा जो शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन से संबंधित कार्यों का उल्लेख है वो 12वीं अनुसूची से वो संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारत राज्यों का संघ होगा ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो दोस्तों भारत है ये राज्य का संघ होगा ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? ये प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत है वो राज्यों का संघ होगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है वर्तमान राज्य क्षेत्र से नए राज्य क्षेत्र के निर्माण एवं नए राज्यों के नाम में परिवर्तन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा जो वर्तमान जो राज्य है और उसके जो राज्यों के नाम में जो नाम परिवर्तन करना हो और राज्य की जो सीमा में परिवर्तन करना होता है तो अनुच्छेद 3 से वो संबंधित है। तो अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत में वो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश है वो स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? दोस्तों आंध्र प्रदेश का गठन वो कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन होकर अलग राज्य का निर्माण हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली है ये राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। हमारा अगला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास किया गया था? तो दोस्तों राज्य पुनर्गठन अधिनियम है ये जुलाई 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम है वो पास किया गया था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना था? तो दोस्तों सिक्किम है ये भारत का 22वां राज्य वो कब बना था? 26 अप्रैल 1975 को है वो सिक्किम है वो भारत का 22वां राज्य बना था। तो अगला क्वेश्चन है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा वो कब मिला था? तो दोस्तों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश इन दोनों राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा वो 20 फरवरी 1987 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश इन दोनों को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो दोस्तों गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा वो मिला था 30 मई 1987 को वो गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है तेलंगाना भारत का 29वां राज्य कब बना था? तो दोस्तों तेलंगाना ये भारत का 29वां राज्य कब बना था? 2 जून 2014 को है वो तेलंगाना वो भारत का 29वां राज्य बना था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर को वो अनुच्छेद 370 के तहत है वो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, लेकिन दोस्तों अब ये अनुच्छेद है वो हटा दिया गया है। अब ये अनुच्छेद 370 को धारा वो हटा दी गई है। अब जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान है? तो दोस्तों भारत में वो किस नागरिकता का प्रावधान? भारत में एकल नागरिकता का वो प्रावधान है। तो अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार का वर्णन किस संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार का वर्णन है वो संविधान के भाग 3 से वो संबंधित है। तो अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार थे? तो दोस्तों भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार मूल रूप से मौजूद थे। तो अगला क्वेश्चन है संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान के किस संशोधन के द्वारा हटाया गया था? तो दोस्तों संपत्ति के मौलिक अधिकार है वो
44वें संविधान संशोधन के द्वारा वो संपत्ति के जो मौलिक अधिकार को वो हटा दिया गया था। और तो दोस्तों अब वो वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं? अब वर्तमान में वो 6 मूल अधिकार हैं। संपत्ति के मूल अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। तो अगला क्वेश्चन है, अब संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो दोस्तों अब संपत्ति का अधिकार है वो कैसा अधिकार है? अब संपत्ति का अधिकार है वो एक कानूनी अधिकार है और इसे अनुच्छेद 301 के अंतर्गत है वो रखा गया है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो दोस्तों 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1979 को वो 44वां संविधान हुआ। 44वां संविधान संशोधन 1979 को हुआ था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो दोस्तों वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। पहले 7 है, लेकिन संपत्ति के अधिकार को वो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। तो अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो दोस्तों अस्पृश्यता या बोले तो छुआछूत का अंत है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 17 से वो अस्पृश्यता का वो अंत अनुच्छेद 17 से संबंधित है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से 22 से वो संबंधित है। स्वतंत्र अधिकार का वर्णन है वो अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक वो स्वतंत्रता के अधिकार का वो जिक्र किया गया है। तो अगला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों प्रेस को स्वतंत्रता वो अनुच्छेद 19A के तहत वो प्रेस को स्वतंत्रता दी गई है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कराना किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 के तहत है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा वो प्राप्त करना अनिवार्य है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना वो कानूनी अपराध है? तो दोस्तों अनुच्छेद 24 के तहत है वो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से वो कल कारखानों में काम करवाना वो एक कानूनी अपराध है। तो अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत मानव का व्यापार या बंधुआ मजदूरी का वो को निषेध बताया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 23 के अंतर्गत है वो मानव का व्यापार तथा बंधुआ मजदूरी को वो निषेध बताया गया है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान की आत्मा बताया है? तो दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वो संविधान की वो आत्मा बताया गया है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो दोस्तों राज्य को जो नीति निर्देशक तत्व है वो संविधान के भाग 4 से वो संबंधित है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों समान कार्य के लिए समान वेतन है वो अनुच्छेद 39 के अंतर्गत समान कार्य के लिए समान वेतन है वो अनुच्छेद 39 के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ग्राम पंचायतों का गठन है वो अनुच्छेद 40 के तहत वो ग्राम पंचायतों का वो गठन किया जाता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हिंदी को प्रोत्साहन देना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों हिंदी को प्रोत्साहन देना वो अनुच्छेद 351 के तहत है वो हिंदी को प्रोत्साहन देना अनुच्छेद 351 के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 350 के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया था? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य को संविधान में वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत है वो मौलिक कर्तव्य को वो संविधान में जोड़ा गया था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को किस भाग और अनुच्छेद में रखा गया? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य को वो भाग 4 अनुच्छेद 351 के अंतर्गत रखा गया। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या वो कितनी थी? 10 थी। तो अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वर्तमान में वो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है वर्तमान में मौलिक कर्तव्य, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा
प्राप्त कराना माता पिता का कर्तव्य, ये अनुच्छेद ये 11वां मौलिक कर्तव्य वो जोड़ दिया गया था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, माता पिता द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना मौलिक अधिकार किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो दोस्तों ये है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत वो जोड़ा गया था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ की कार्यपालक शक्तियाँ वो किस में निहित है? वो तो थी निहित होती है। तो दोस्तों भारतीय संघ की कार्यपालक शक्तियाँ वो किस में निहित होती है? भारतीय संघ की कार्यपालक शक्तियाँ वो राष्ट्रपति में वो निहित होती है। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों हमारे देश का जो प्रथम नागरिक होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति है, वो हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल वो कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 वर्ष से पूर्व भी वो राष्ट्रपति को पद से महाभियोग लगाकर 5 वर्ष से पूर्व भी राष्ट्र के पद से हटाया जा सकता। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए? तो दोस्तों राष्ट्रपति बनने के लिए वो न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष से वो न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? दोस्तों भारत के जो संविधान का प्रमुख होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति, वो भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति की तुलना वो ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत की तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तो दोस्तों भारत की तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? भारत की तीनों सेनाओं का सेनापति वो भारत का राष्ट्रपति है, वो भारत के तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। जल, थल और नभ, इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं? निर्वाचन आयोग के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले वो कहाँ भेजे जाते हैं? हमारे देश के उच्चतम न्यायालय में वो राष्ट्रपति के जो चुनाव संबंधी जो मामले होते हैं वो उच्चतम न्यायालय में भेजे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति को उनके पद से वो महाभियोग लगाकर वो हटाया जा सकता है। महाभियोग राष्ट्रपति के विरुद्ध जब संविधान के अतिक्रमण राष्ट्रपति के विरुद्ध है वो महाभियोग है कब लगाया जा सकता है? जब राष्ट्रपति वो संविधान का अतिक्रमण करता हो तब वो राष्ट्रपति के विरुद्ध वो महाभियोग लगाया जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पूर्व कितने दिन पूर्व लिखित रूप से सूचित करना अनिवार्य है? अगर दोस्तों राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है तो उससे 14 दिन पूर्व वो राष्ट्रपति को लिखित में वो सूचित करना अनिवार्य है। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग है संविधान का अतिक्रमण करने पर वो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाया जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो दोस्तों राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो दोस्तों एक व्यक्ति है वो कितनी भी बार वो राष्ट्रपति बन सकता है, इस बारे में भारतीय संविधान है वो ने भारतीय संविधान में बताया गया है कि कोई व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार वो राष्ट्रपति बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ है कौन दिलाता है? दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश वो राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीशों के अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो दोस्तों हमारे देश के जो मुख्य न्यायाधीश है वो अनुपस्थित होने पर राष्ट्रपति को पद है वो उच्च न्यायालय के जो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना इस्तीफा सौंपता है। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना है उपराष्ट्रपति है वो लोकसभा अध्यक्ष को राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना देता है। तो अगला क्वेश्चन है,
भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित होने पर कार्यभार है वो कौन संभालता है? तो दोस्तों अगर भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित होने पर है जो कार्यभार है वो कौन संभालते हैं? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। तो अगला क्वेश्चन है भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी है ये निर्विरोध चुने गए थे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन है उनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। तो अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति को रिक्ति को कितने समय में भरना अनिवार्य है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 6 माह में वो राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति का पद है वो खाली है तो उसे 6 माह के अंतर्गत वापस चुनाव करके वापस राष्ट्रपति बनाया जाना अनिवार्य है। तो अगला क्वेश्चन है वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो दोस्तों वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? राष्ट्रपति की वो स्वीकृति आवश्यक है। तो अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो दोस्तों राष्ट्रपति का वेतन है वो 5 लाख रुपए प्रति माह राष्ट्रपति का वेतन है। तो अगला क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों भारत के महान्यायवादी है उनकी नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति है वो करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है वह कार्यवाहक राष्ट्रपति जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा था? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा एम हिदायतुल्लाह है ये उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे जो हमारे देश के राष्ट्रपति रहे थे। तो अगला क्वेश्चन है युद्ध व बाहरी आक्रमण के समय आपातकाल के विरुद्ध युद्ध की घोषणा वो कौन करते हैं? तो दोस्तों जो अगर युद्ध और जो बाहरी आक्रमण होता है उस समय जो आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो अगला क्वेश्चन है अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो दोस्तों अध्यादेश जारी करने का अधिकार है वो राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार है। तो अगला क्वेश्चन है लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? दोस्तों लोकसभा को अधिकार भंग करने का वो राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने का अधिकार प्राप्त है। तो अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग है वो संसद के किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग है वो लगाया जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? सांसदों और विधानसभा सदस्य मिलकर है वो भारत के राष्ट्रपति का वो चुनाव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो दोस्तों भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल है वो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। तो अगला क्वेश्चन है किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों किसी भौगोलिक क्षेत्र है उसको अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है वो भारत के राष्ट्रपति को है। तो अगला क्वेश्चन है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लग सकता है? तो दोस्तों किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन है वो अधिकतम 3 वर्ष के लिए वो लगाया जा सकता है, इससे ज़्यादा वो राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। तो अगला क्वेश्चन है राज्य में आपातकाल कम से कम कितने समय के लिए लग सकता है? तो दोस्तों राज्य में आपातकाल है वो कम से कम 2 माह के लिए लग सकता है। तो अगला क्वेश्चन है नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो CAG होता है उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वो नियुक्ति की जाती है। तो अगला क्वेश्चन है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक। अगर दोस्तों इसका कार्यकाल वैसे 6 वर्ष तक का होता है लेकिन अगर वो 65 वर्ष की आयु अगर पूरी कर चुके हैं तो 6 वर्ष से पहले भी उसे हटाया जा सकता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है लोकधन के व्यय की निगरानी करने के लिए संसदीय प्रहरी के रूप में किसकी नियुक्ति की जाती है? तो दोस्तों लोकधन के व्यय की निगरानी करने के लिए संसदीय प्रहरी के रूप में वो CAG या बोले तो महालेखा परीक्षक की वो नियुक्ति की जाती है। तो अगला क्वेश्चन है किसी अपराध के लिए व्यक्ति को क्षमा करने की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों किसी अपराध के लिए व्यक्ति को क्षमा करने की जो शक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के पास है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो
किसी को अगर मृत्युदंड मिला हो तो वो मृत्युदंड भी राष्ट्रपति वो माफ़ कर सकता है अगर वो क्षमा के योग्य हो तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमा दान करने की शक्ति प्राप्त है? तो दोस्तों राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत है वो किसी व्यक्ति को क्षमा दान करने की शक्ति वो प्राप्त है। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकालीन शक्ति प्राप्त है? तो दोस्तों राष्ट्रपति को अनुच्छेद 352 से 360 अनुच्छेदों के तहत है वो आपातकालीन वो शक्तियाँ प्राप्त है। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कितने प्रकार का आपातकाल लगा सकते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रपति वो 3 तरह का वो आपातकाल लगा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, युद्ध, बाह्य आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह के द्वारा लगाया गया आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के द्वारा लगाया गया आपातकाल है वो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। तो अगला क्वेश्चन है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर लगाया गया आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र अगर गड़बड़ा जाता है तो उसके जो आपातकाल लगाया जाता है वो अनुच्छेद 356 के तहत वो लगाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया था? तो दोस्तों अनुच्छेद 356 का प्रयोग है वो सर्वप्रथम पंजाब में किया गया था और वो 1951 में किया गया था। तो अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक समय तक अनुच्छेद 356 का प्रयोग किस राज्य में रहा? तो दोस्तों सर्वाधिक समय तक अनुच्छेद 356 का प्रयोग है वो पंजाब राज्य में ही रहा था। तो अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो दोस्तों वित्तीय आपातकाल है वो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में पहले आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो दोस्तों भारत में पहले आपातकाल की घोषणा वो अक्टूबर 1962 में भारत और चीन के युद्ध के समय भारत में प्रथम आपातकाल की घोषणा हुई थी। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरी आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों भारत में दूसरी आपातकाल की घोषणा वो दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय वो द्वितीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में तीसरी आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा जून 1975 में वो भारत में वो तृतीय आपातकाल की घोषणा की गई थी और दोस्तों यह आपातकाल वो सशस्त्र विद्रोह के कारण वो लगा था। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावकों और अनुमोदकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों राष्ट्रपति के अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक है वो आवश्यक होने चाहिए। इसके बिना वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। तो अगला क्वेश्चन है, दूसरे देशों के साथ कोई संधि या समझौता किसके नाम पर किया जाता है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के नाम पर किसी भी देश के साथ कोई संधि या समझौता होता है वो भारत के राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति है वो संघ और समवर्ती सूची इन दोनों सूचियों के विषय पर वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह कानून बन जाता है? तो दोस्तों जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर जो राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बाद में वो विधेयक है वो कानून का रूप धारण कर लेता है। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कुल कितने सदस्यों को लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति है वो कुल 14 सदस्यों को वो लोकसभा तथा राज्यसभा सदस्यों के लिए मनोनीत करता है। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन कम से कम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति शासन है वो कम से कम है वो दो माह की अवधि के लिए लगाया जा सकता है। 2 माह की अवधि के लिए वो कम से कम 2 माह की अवधि के लिए लगाया जा सकता है। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, 2 बार राष्ट्रपति कौन बने थे? तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद है ये 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो दोस्तों ये हो गई हमारे आज के 150 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।